हाँ जी, किसी और बच्चे को पता है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है? मैं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। हाँ जी, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा। मनिंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बात बताऊं, मान लीजिए आपके घर के ऊपर से एक वायर जाता है, ठीक है, जो कुछ करंट कैरी कर रहा है, उसी के पैरेलल मैंने उतने ही करंट का वायर निकाल दिया, उसी के पैरेलल। मान लीजिए आपके घर के ऊपर से जो वायर जा रहा था वो 20 एम्पियर का वायर था, 20 एम्पियर करंट कैरी करता था, और ये भी 20 एम्पियर करंट कैरी करता है। तो क्या आपका रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा क्या? सोचने वाली बात है, बताओ भाई, क्या रिजल्टेंट करंट आपका जीरो होगा? आंसर इज नो। रिजल्टेंट करंट कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना? क्यों नहीं होगा? इसका रीजन क्या होगा कि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। एडिशन का वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या कहते हैं कि अगर आपके पास एक पी वेक्टर है और दूसरा माइनस पी वेक्टर है तो आपका रिजल्टेंट क्या बना? जीरो वेक्टर। इसको आप नल वेक्टर भी बोलते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है करंट के केस में? बिल्कुल नहीं होता। तो तभी आप कहते हैं कि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। अब आपको पता है कि करंट किससे मिलकर बना है? I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। करंट स्केलर, टाइम स्केलर, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी हुआ ना। चार्ज भी क्या हुआ? एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। हाँ जी सहज, बोलो बेटा, अनम्यूट कर लो अपने आप को। हाँ जी सहज, बोलो। सर वो गलती से हो गया था। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, यहां चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी हुआ, तो चार्ज से आपका, मुझे ध्यान आया, पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, होता है कि नहीं होता? तो पोटेंशियल भी क्या बना? एक स्केलर क्वांटिटी बना। स्केलर क्वांटिटी हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो क्लास 10th में आप पढ़ के आए हो, दिस इज वी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या बना? एक स्केलर क्वांटिटी बना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये वर्क और चार्ज से डेराइव है। इसी तरह से रेजिस्टेंस की बात करी। रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ? एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। रेजिस्टेंस भी क्या हुआ? एक स्केलर क्वांटिटी हुआ, ठीक है। हमने रेजिस्टेंस को भी क्या कहा? एक स्केलर क्वांटिटी कहा। क्यों? क्योंकि ये दो स्केलर से डेराइव है। किससे? पोटेंशियल और करंट से। पोटेंशियल और करंट से। अब इसी तरह से पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। पावर इज वर्क अपॉन टाइम, ठीक है ना। वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क भी एक स्केलर और टाइम भी एक स्केलर, तो पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। देखो बच्चों, आपके पास इससे पहले बहुत ही कम एग्जांपल रहे होंगे स्केलर के। जब स्केलर की बात आती थी तो आप कह देते थे कि मास है सर, डिस्टेंस है जी, स्पीड है जी। आज मैंने आपको बहुत सारी नई नई फिजिकल क्वांटिटीज भी दे दी जो स्केलर की कैटेगरी में आती है, ठीक है ना बच्चा। जो स्केलर की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें पावर है, रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल है, वर्क है, चार्ज है, करंट है, ये भी कुछ हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो जो डॉट प्रोडक्ट के अंडर आएगा, जो जो डॉट प्रोडक्ट के अंडर आएगा, वो आपका कैसा होगा? स्केलर ही होगा। वो आपका स्केलर ही होगा। तो ये बात मेरी ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं इसको इरेज करने वाला हूं पूरे बोर्ड को, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए बच्चा, देखो बच्चा, मैं आपको रिवीजन दे रहा हूं उन आर्टिकल्स की जो आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। वो आर्टिकल, क्योंकि अब 15 डेज में मैं सिलेक्टेड आर्टिकल्स पे काम करूंगा, मैं पूरे पूरे चैप्टर्स पे या पूरी पूरी यूनिट पे काम नहीं करूंगा, मैं पर्टिकुलर आर्टिकल्स पे काम करूंगा। आज मैं काम कर रहा हूं डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पे,
नेक्स्ट डे मैं काम करूंगा पुली अरेंजमेंट पे, ठीक है, जहां मैं कंटेक्ट और नॉन कंटेक्ट फोर्सेस पे काम करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं फ्रिक्शन पे काम करूंगा, उसके बाद मैं रोटेशन पे काम करूंगा, उसके बाद मैं ग्रेविटेशन पे काम करूंगा। तो ये 15 डेज में मेरा टारगेट है कि मैं ग्रेविटेशन तक हर वो चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, जो आपके कंपटीशन बेसिस पे होने हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो हर चीज आपको रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। और बहुत ही बेसिक से लेके चलूंगा मैं इन चीजों को, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं बनाऊंगा इनको, ठीक है। देखिए बच्चा, नेक्स्ट मेरा आर्टिकल क्या है, यहां मैंने बात करी डॉट प्रोडक्ट की बेसिकली, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट में मैंने क्या बातें करी, मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा। देखो बेटा, आयुष का मैसेज आया मेरे पास कि डेरिवेशन आपके एग्जाम में आती है कि नहीं आती है। देखो, जब आप कंपटीशन पे अपने आप को प्रिपेयर करते हो, कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर करते हो, तो वहां पे थ्योरी और डेरिवेशन की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके न्यूमेरिकल्स ही कवर करते होते हैं। देखो, आपका बेस तो बनता ही है, देखो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेरिवेशंस आपको प्रिपेयर करनी होती है, बट आपको डेरिवेशन इतनी ज्यादा फोकस नहीं करनी होती और ना ही आपको जरूरत पड़ती है। जैसे कि कल हम लोग इसकी एचसी वर्मा की एक्सरसाइज उठा लाएंगे, तो वो एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे, उसके न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे, तो बहुत सारी नई नई बातें हमारी वहां पे भी क्लियर हो जाएंगी। यानी कि ज्यादा आप यही फोकस करके चलो। अगर आप कंपटीशन प्रिपेयर कर रहे हो, देखो सीबीएसई का सिलेबस प्रिपेयर करना है हमें, तो हमने टारगेट लिया है कि फर्स्ट के 2-3 मंथ्स में हम कवर करेंगे, निपटाएंगे और अलग रख देंगे उसको। भाई बात करें आप सीबीएसई की, 12th की आप बात करें, 12th का सीबीएसई की बात करें, तो ठीक है, हमने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करे, थ्योरी और डेरिवेशन करी, निपटाया और 2.5 महीने में सिलेबस को अलग रख दिया। उसके बाद हम आगे कंपटीशन पे। जब हम कंपटीशन पे आते हैं तो थ्योरी और डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस कुछ कम हो जाती है। वहां आपका ज्यादा होल्ड होना चाहिए किस पे, कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट पे आपका होल्ड है, आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करिए और सॉल्व करते जाइए, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, अभी अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था। वो कॉन्सेप्ट था मेरे पास डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स। और इसके लिए मैंने एक रूल आपको बताया, ठीक है। और वो रूल मेरे को कहता था कि अगर मेरे पास दो वेक्टर किसी एंगल थीटा से इंक्लाइन है, तो ठीक है, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं। मैं डॉट प्रोडक्ट उनकी डिफाइन करता हूं एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विद कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, विद कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, मैं आपको एक जनरल सी भाषा में मैं इनको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इनके न्यूमेरिकल्स भी किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको फेस करने पड़ेंगे, वो चीजें भी मैं आपको बता के चलूंगा। देखो बच्चा, आपने मेरे को क्या कहा कि सर ए डॉट बी जो होगा ना, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, वो होगा सर ए बी कोस थीटा। और मुझे ये पता है कि जब आपने इस पे कोई सिंबल यूज नहीं कर रखा, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, ठीक है। और ये कॉस ऑफ थीटा, जिसमें थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। मान लीजिए मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया कि मैंने कहा कि ए वेक्टर है आपके पास आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 3 के कैप, और मैंने आपको बी वेक्टर मैंने अपनी तरफ से असाइन करके दिए ये 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। और मैं आपसे पूछता हूं कि आप मेरे को बताइए ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ इसकी वैल्यू क्या हो। देखो बच्चा, इसको सोचने का बहुत ही अच्छा तरीका है, क्या कि इनके आई का कोफिशिएंट है ना, उसको आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। यहाँ ऊपर आई का कोफिशिएंट कितना है 1, नीचे कितना है 2, तो 1 इंटू 2। अच्छा, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है -1, ठीक है। जे का -1 कोफिशिएंट है, ऊपर देखो -3 और इंटू नीचे वाले में 1, तो ये आपके पास बना 2 -2 -3, यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ रही है -3। ये एक स्केलर वैल्यू है,
दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि ऐसे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। बस आई को आई के साथ लड़ा दीजिए, जे को जे के साथ भिड़ा दीजिए और के को के साथ भिड़ा दीजिए। ठीक है, आपके पास डॉट प्रोडक्ट सॉल्व होगी। लेकिन हाँ, इसमें कुछ बातें ऐसे भी कर सकता है अगला कि आपको कहा जाए कि फाइंड वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है आपको और आपको दो वेक्टर दे रखे हैं। जैसे मैं ए वेक्टर ही ले रहा हूं, एम इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, और आपको बी वेक्टर दे दिया। ठीक है, आई कैप माइनस एम इंटू जे कैप प्लस ही ले लो, चलो प्लस, और प्लस के कैप। मान लीजिए आपको ये दो वेक्टर दे रखे हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एम सच दैट a vector and b vector are perpendicular to each other। इसने कहा कि आप ना m की वैल्यू निकालो। किस 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 कॉन्सेप्ट के लिए? उस कॉन्सेप्ट के लिए जिसमें a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर है तो इनके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का काम हम कहां लेंगे? हम यहां पे यूज कर लेंगे इसको कि a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b के साथ क्या होना चाहिए? दैट शुड बी ab cos थीटा। और थीटा कितना दे रखा है मैंने आपको? 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो a डॉट b कितना आया? 0। a डॉट b को सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका क्या है कि i कैप को i कैप के साथ लड़ा दीजिए। यानी कि i का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे m, तो m into 1, और j कैप का कोएफिशिएंट है वहां पे 1 और यहाँ पे m, तो 1 into m, और यहाँ पे k कैप का -1 into 1 दैट इज इक्वल टू क्या? 0। तो यानी कि ये 2m minus 1 is equal to 0। तो 2m is equal to 1। तो m is equal to आपके पास आ गया क्या? 1/2। This is the final answer। This is the way we can use the concept of dot product of two vectors। यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, जे कैप नेगेटिव नहीं लेते, जैसे एक्स कैप, फिर नेगेटिव, फिर आयुष। अच्छा आयुष, आप जो मेरे को बातें बता रहे हैं दैट्स वेरी गुड। और बहुत बढ़िया सर, डेरिवेशन विल कम। अच्छा ठीक है सर, जे कैप नेगेटिव नहीं लेते, जैसे x इंटू आई कैप, फिर माइनस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। नहीं होगा क्या? अरे आयुष बेटा, जो आप बात बता रहे हो वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। डॉट प्रोडक्ट में आपकी मर्जी है, आप क्या लेना चाहते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से असाइन करी है वैल्यू, ये कंसीडर करी है मैंने वैल्यूज। ऐसा नहीं है कि यही वैल्यूज आपको लेनी होती है ना, आप कुछ भी ले सकते हो। आप न्यूमेरिकल बना रहे हो अपनी मर्जी से, इसमें आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आप जिसकी बात कर रहे हो वो बात है बच्चा क्रॉस प्रोडक्ट की बात है बेटा। आयुष, वो क्रॉस प्रोडक्ट की बात है। और आप बता रहे हो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट का एक रूल, जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट रूल, है ना? डिटरमिनेंट रूल, मिनेंट रूल, जो आपके मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में भी आएगा डिटरमिनेंट रूल। ठीक है ना? उस रूल की बात कर रहे हैं जिसमें आप पहला प्लस आई कैप लेते हैं, फिर आप माइनस जे कैप लेते हैं, फिर आप प्लस के कैप लेते हैं। ऐसा कुछ करके वैल्यूज आपको कंसीडर करनी होती है डिटरमिनेंट रूल के अंदर, है ना? यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है बेटा वो, ये डॉट प्रोडक्ट है। आप इसको लीनियर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ज्यादातर लीनियर मोशन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ज्यादातर लीनियर मोशन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना बच्चा? अब देखो, आप तुम्हारी बात को भी आगे रखते हैं और उस बात पे भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वो बात क्या है। उस बात पे बढ़ते हैं, देखिए कैसे। देखो बच्चा, अब तक मैंने डॉट प्रोडक्ट की बात करी है, या यूं कहिए कि मैंने एक स्केलर प्रोडक्ट की बात आपके सामने रखी है। ठीक है, जिसका रिजल्ट एक प्योर स्केलर क्वांटिटी था, वो बात मैंने आपके सामने रखी है और आप लोगों ने मेरे ख्याल से उसे मानी भी है। ठीक है, तो अब देखिए, इसका ही एक भाई है जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। आज हमें उसके भाई के साथ भी डील करना है।
ठीक है, और उससे बातें भी करनी है, उससे पूछनी है उसके मन की बात कि वो हमसे क्या पूछना चाहता है। ठीक है, तो यानी कि आज मैं जो बातें करने वाला हूं अभी, वो बात करने वाला हूं मैं किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। देखिए मेरे पास कॉन्सेप्ट रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स, देखो बच्चा लोग, क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादातर रोटेशनल मोशन से डील करता है, ज्यादातर रोटेशनल मोशन से डील करता है, रोटेशन से डील करता है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात हमारे पास आएगी वो बात आएगी इसका डायरेक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है ये, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का बड़ा ही पंगा रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास वही दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, और दोनों के दोनों इंक्लाइन है किसी एंगल थीटा से। ठीक है, दोनों इंक्लाइन है एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर। ये लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, और दोनों के बीच एंगल है थीटा। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? आप कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट A vector cross B vector that should be equal to AB sin theta. That should be equal to AB sin theta. देखो बच्चा लोग, हमने यहाँ पे जब A वेक्टर वर्ड यूज किया है, B वेक्टर वर्ड यूज किया है, यहाँ पे A वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर है, और थीटा एंगल है किस किस के बीच का, A और B के बीच का एंगल है कौन, थीटा। अब अगर मैं इनकी बात मानूं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखूं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली लीनियर मोशन से डील करता है, क्योंकि रोटेशनल मोशन से डील करने के लिए आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिनको आप बोलते हैं आर और थीटा और फाई भी ले लेते हैं थ्री डायमेंशन के लिए, आर थीटा और फाई। आपको पता है आपके पास दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक कोऑर्डिनेट होता है जो लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट्स, और दूसरे रोटेशन मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लीनियर मोशन में एक्स वाई जेड आते हैं, ठीक है, और रोटेशन मोशन में आपके पास रेडियस बनता है और एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपने असाइन किया था यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग आपने असाइन किया था यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग असाइन किया था के कैप। अगर मैं यहाँ पे सिमिलर यूनिट वेक्टर्स लूं, कैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे आई कैप है और क्रॉस ले लेता हूं मैं किसके साथ, आई कैप के साथ, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इसका मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, दूसरे आई कैप का 1, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना होगा 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। यानी कि अगर यहाँ पे मैं सेम यूनिट वेक्टर लेता हूँ और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ तो उनका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, उनका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, फिजिक्स के अंदर जीरो को अपन नल वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, जीरो को हम नल वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अब यहाँ पे वेक्टर अपन क्यों असाइन कर रहे हैं इसकी भी हम बात करेंगे। दूसरा, अगर अपन डिसिमिलर वेक्टर्स लेते हैं तो हमें एक रोटेशन रूल को याद रखना होता है, ये मैं रोटेशन रूल ले रहा हूं, ठीक है, कर्ल या रोटेशन रूल आप इसको बोलते होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास 3 यूनिट वेक्टर्स, यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा हूं मैं अलग अलग जगहों पे उनकी, ये देखिए ये है मेरे पास 3 यूनिट वेक्टर्स, मैं ऐसे ले लेता हूं यहाँ पे, ये है मेरे पास आई कैप, ये है मेरे पास जे कैप, और ये है मेरे पास के कैप। तो रोटेशन रूल क्या कहता है मेरे को, रोटेशन रूल कहता है कि आई कैप का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं जे कैप के साथ तो उसका रिजल्ट आता है के कैप। ठीक है, आई के बाद कौन आएगा जे, जे के बाद कौन आएगा के के बाद कौन आएगा आई, जे के बाद कौन आएगा के बाद कौन आएगा आई के बाद कौन आएगा जे। ठीक है, तो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डिसिमिलर वेक्टर्स। अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट जब निकाली तो आपने कहा कि आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि आई कैप क्रॉस जे कैप दैट इज इक्वल टू के कैप। तो आपने क्या कहा कि दिस आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस इज अलोंग जेड एक्सिस। अब आपको पता है ना कि आप
एक्स वाई में आपने वर्क किया और रिजल्ट कौन लेके चला गया, जेड वाला लेके चला गया। यहाँ यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप वर्क करते हैं एक्स वाई प्लेन में और रिजल्ट लेके जाता है कौन, जेड वाला। रिजल्ट कौन लेके जा रहा है, जेड वाला। यानी कि वर्क कहीं होगा और रिजल्ट कहीं जाएगा। अब आपको पता है कि x, y and z are mutually perpendicular to each other. Then the direction of z will be perpendicular to plane containing x and y. Will be perpendicular to plane containing x and y. इस पे भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने इनकी पोजीशन के साथ कोई भी छेड़खानी करी, जैसे कि आप कहते हो कि सर मैं j को आगे लिखूंगा और i कैप को पीछे लिखूंगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा माइनस k कैप। अगर आप कहते हैं कि k कैप को मैं आगे लिखूंगा, j कैप को मैं पीछे लिखूंगा तो रिजल्ट हो जाता है माइनस i कैप। अगर आप कहते हो कि मैं सर i कैप को आगे लिखूंगा, k कैप को पीछे लिखूंगा तो रिजल्ट आपका नेगेटिव हो जाता है अगर आप इनकी पोजीशन के साथ कोई छेड़खानी करते हैं तो। अगर इनकी पोजीशन के साथ आपने कोई भी शरारत करी तो फिर आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये बात आप हमेशा याद रख के चलो। अब देखो बच्चा कि इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आती है। सबसे पहले अगर मैं नाम लूं तो मैं एंगुलर मोमेंटम का नाम लेता हूं। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का मैं नाम लेता हूं। मैंने कहा था कि ये ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रोटेशन के साथ डील करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है न्यूक्लियस के चारों ओर। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है छोटा सा, ये इतना सा न्यूक्लियस मान लो, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो आप, ठीक है, और ये उसकी डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी मान लीजिए आप, ठीक है, और ये उसका रेडियस मान लीजिए आप, रेडियस आर के इक्वल है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए भाई, आपने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m के बराबर है, लीनियर वेलोसिटी v के बराबर है, रेडियस r के बराबर है, और ये है भाई न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर ये चक्कर काट। तो इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, अगर ये लीनियर वेलोसिटी है देन देयर शुड बी लीनियर मोमेंटम। हाँ, बिना लीनियर मोमेंटम के तो वो रोटेशन करेगा ही नहीं। 100% श्योर है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कल में चलाना है तो लीनियर फोर्स की हेल्प लेनी ही लेनी पड़ेगी। तो लीनियर मोमेंटम आपके पास होगा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is same as that of velocity, whose direction is same as that of velocity, ठीक है। और ये है आपका रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है P और पोजीशन को सेंटर से मिलाया तो वो भी पोजीशन वेक्टर बनता है। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा L इज इक्वल टू R क्रॉस P, जिसकी वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग L एंड P, ठीक है, R एंड P। अब मेरी बात सुनो, इसको राइट हैंड थंब रूल से देखो कि R और P किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले R को देखो और उसके बाद P को देखो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो R और P इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो कर लो फिंगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करके देखो कहां आ रही है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। आप राइट हैंड को कर्ल करके देखो, रोटेट, उंगलियों को मोड़ के देखो, जिस डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ो, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में अगर आप उंगलियों को मोड़ोगे तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा आपका थंब। आपका थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन कहां होगी, आउटवर्ड होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी, ठीक है, आउटवर्ड होगी और परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी, ये बात आप ध्यान रखें। अब देखो हमारी बात सही है कि नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, और सर्कल का मतलब क्या होता है, कितने डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में, ठीक है ना भाई। मैं कह रहा हूं कि सर्कुलर पाथ है ना, इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है तो वो 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है। तो 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, मैं वैल्यू दे रहा हूं आपको कोई भी असाइन करके कि आर वेक्टर की वैल्यू मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप है। आई कैप मतलब
एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स वाई प्लेन में वो मूव कर रहा है। ठीक है जी। दूसरा लीनियर मोमेंटम वेक्टर, लीनियर मोमेंटम वेक्टर की मैं वैल्यू आपको दे देता हूं 4i कैप प्लस 2j कैप। इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम वेक्टर भी ऐसा है जो एक्स वाई के अंदर है, तो यानी कि p वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब आपसे पूछा गया कि आप निकालिए जी आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट p के साथ, क्योंकि वही तो आपको एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू देगा। एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड p। अब देखो बच्चा, r एंड p की क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का क्या नियम है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इसे 0k कैप प्लस कर देता हूँ, इसमें प्लस 0k कैप प्लस कर देता हूँ इसमें। ठीक है, ठीक है जी। अब पहले कौन है, r, तो r के कोएफिशिएंट पहले लिखेंगे, ठीक है, p के कोएफिशिएंट बाद में लिखेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट रूल से इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। इनमें लिख दो आई कैप, जे कैप और के कैप, क्योंकि आर और पी में ये दोनों चीजें कॉमन है। अब आर का आई कैप का कोएफिशिएंट कौन है, 2, जे कैप का कोएफिशिएंट कौन है, 3, के कैप का कौन है, 0। पी में आई कैप का कोएफिशिएंट है 4, जे कैप का कोएफिशिएंट है 2 और उसमें है बेटा 0। सही है कि नहीं है, बिल्कुल। हाँ 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 जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे जो बच्चे हैं उनको जैसे मैंने ये रूल लिखा है, लिखते ही याद आ गया, अमरवीर का मैसेज भी आ गया कि सर हम इसको कभी नहीं भूलते। देखो, अब जब आप डिटरमिनेंट रूल अप्लाई करते हो तब आपको क्या समझना है, इसको एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट करना है इसके साथ। ठीक है ना, इसके साथ एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट करो। अब टेररिस्ट क्या करेगा, इसके हाथ में बंदूक है भाई, ये गोलियां चलाएगा, तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे जो जो आएगा वो मारा जाएगा। तो यहां गोलियां चली तो जे कैप मर गया, के कैप मर गया। इसने ऊपर गोलियां चलाई तो ऊपर तो कोई था नहीं तो बच गई, इधर गोलियां चलाई तो इधर भी कोई नहीं था, बच गए। लेकिन जैसे ही इसने इधर चलाई तो 2 और 4 मर गए। मर गए तो आप कैसे लिखते जाओगे, देखिए आप लिखो इसको प्लस आई कैप। डिटरमिनेंट रूल में आप ये जो बचा है उसको बॉक्स में लिखना है आपको, जो बचा है उसे बॉक्स में लिखना है, इस बॉक्स में आप लिखोगे। ठीक है, बचा कौन है, बचा है इसमें 3 0 और 2 0। अब आपने यहां लिखा प्लस आई कैप, अब लिखो आप माइनस जे कैप। अब माइनस जे कैप, ये रूल है बेटा, डिटरमिनेंट रूल करवा रहा हूं मैं आपको, डब्बा बना लो। ठीक है, ये आपने पहले ही डब्बा बना लिया। ठीक है, अब देखो किसको आतंकवादी बनाना है, अब आपने टेररिस्ट बनाना है, किसको, जे कैप को। अब आपने इसको टेररिस्ट बनाना है, बाकी सारे नॉर्मल हो गए, ये टेररिस्ट बन गया, बन गया। अब ये भी गोलियां चलाएगा, इधर चलाई गोली तो कौन मरा, के कैप, और इधर पीछे चलाई गोली तो कौन मरा, आई कैप। ऊपर चलाई गोली तो ऊपर तो कोई था ही नहीं, नीचे चलाई गोली तो ये 3 और 2 मर गए। बाकी कौन बचा, ये ये और ये और ये। जो बाकी बचा उसे डब्बे में लिखो। तो जो बाकी बचा है 2 बाकी बचा, 0 बाकी बचा, 4 बाकी बचा और 0 बाकी बचा। ठीक है, अब प्लस आई कैप माइनस जे कैप, अब लिखो प्लस ए कैप। डब्बा पहले बना लो क्योंकि उसमें वैल्यूज फिट करनी होती है हमें। ठीक है, ये लो जी, पहले ही एक बॉक्स बना लिया मैंने। अब के कैप को एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर लो। के कैप को अगर मैं टेररिस्ट बनाऊं और ये अगर गोलियां चलाए तो किधर चलाएगा, इधर भी चलाएगा, इधर भी चलाएगा, इधर भी चलाएगा, इधर भी चलाएगा। ठीक है, तो जो जो इसके सामने आया वो सारे मर गए, बाकी जो बचे उसको यहां पे लिख दो 2 3 4 और 2। अब क्या करो, इनमें एक एरो इंट्रोड्यूस कर दो। कैसे, ये लो जी एरो, ये लो जी एरो इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, यहाँ पे एक एरो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो मैंने एरो इंट्रोड्यूस किया उनकी प्रोडक्ट ले लो और माइनस कर दो बची हुई के साथ। तो देखो प्लस आई कैप 3 इंटू 0 0, माइनस 2 इंटू 0 0, माइनस जे कैप 2 इंटू 0 0,
माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस ए कैप, तो ये 2 2 जा 4 माइनस बाकी बची हुई का प्रोडक्ट 4 3 जा 12, तो ये आपके पास पूरा रिजल्ट आ गया माइनस ऑफ 8 के कैप। अब देखो बच्चा, आप कहां चले थे, आर और पी किस प्लेन में लाई करते थे, आर और पी तो एक्स वाई में लाई करते थे, और आपका रिजल्ट जो एल के लिए आया उसकी डायरेक्शन कौन सी है, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी कि जेड एक्सिस है ना, तो जेड एक्सिस तो परपेंडिकुलर ही होता है ना एक्स वाई के, तो रिजल्ट कौन लेके गया, जेड वाला रिजल्ट लेके गया। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पे। मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है, बता दीजिए किस किस को समझ में आई है फटाफट से, और जो बच्चे नोट कर रहे हैं प्लीज साथ साथ नोट कर लो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो बच्चा, ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप अगर भूलना चाहें तो भी कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, और इसी तरीके से हमें प्रिपेयर भी करनी चाहिए कि हम कभी इन चीजों को भूलें ना, ठीक है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दूं आप सभी को, तो क्या आप सभी सॉल्व कर पाएंगे, चलो चेक करते हैं सभी बच्चों को कि कौन कौन बच्चा है जो इसको सॉल्व कर जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं बोर्ड बनाते हैं, येलो बोर्ड बनाते हैं, ठीक है, चलो ऐसा बोर्ड बनाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारी क्लास का, इसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी खत्म और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कल, ठीक है। देखो बच्चा, देखो जी, मैं यहाँ पे आपके लिए एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों ने मेरे साथ वर्क किया है, ठीक है। और देखिए, मैं आपके लिए एक वेक्टर लेता हूं, ए वेक्टर, जिसकी वैल्यू मैं ले रहा हूं आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और एक वेक्टर लेता हूं मैं बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू मैं ले रहा हूं 3 आई कैप माइनस 7 जे कैप और प्लस के कैप। मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मेरे को इनकी क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाइए आप लोग, जो जो बच्चा यहाँ पे बैठा है प्लीज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और मैं यहाँ पे बैठे बच्चों की अटेंडेंस एक बार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। जो बी सेक्शन के भी आ जाए हैं कुछ बच्चे, तो उनकी भी अटेंडेंस में मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अजय प्रताप सिंह, अमनप्रीत कौर, अमरवीर, अनिकेत, अभिनंदन, आयुष राणा, भव्य, गुरजीत कौर, हरलीन कौर, इसदीप सिंह, जसलीन, जसप्रीत सिंह, खुशदीप, किरण, कुलदीप, मनिंदर सिंह, नवदीप सिंह, नवजोत सिंह, रोमिका, साहिल राजपूत, श्रेया शेठ 11B, श्रेया, वांशिका, अंशिका शर्मा, सहज, तो ये बच्चे हैं भाई आज। इसमें से 11B के मैं बता देता हूं जो जो बच्चे हैं, अजय, उसके बाद है अनिकेत, अनिकेत 11B से है शायद, बता देना बेटा, अभिनंदन, आयुष, यस सर, और भव्या, गुरजीत और जसप्रीत, जसप्रीत के बाद है नवजोत सिंह 11B से, साहिल राजपूत, श्रेया, तो ये अंशिका शर्मा 11B से है, बी सेक्शन से है बेटा, अंशिका, देखो भी बच्चों कितने बच्चों ने सॉल्व किया, मेरे को मैसेज कर दीजिए कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं। अरे मैसेज खूब ही आए पड़े मेरे पास, चलो देखता हूं मैं।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भव्य का आंसर आ गया, अमरवीर, श्रेया, इसदीप सिंह, हरलीन कौर। हाँ जी, मेरे पास इन बच्चों के आंसर आए हैं भाई। मनिंदर का आ गया, भव्य और अमरवीर, श्रेया, इसदीप, हरलीन कौर। हाँ जी, चलो जिन बच्चों को देखो इसको डिटर्मिनेंट रूल से सॉल्व करना था, और जिन जिन ने सॉल्व नहीं किया, चलो आज हम सॉल्व करते हैं इकट्ठे मिलके। तो डिटर्मिनेंट रूल आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से, ये डिटर्मिनेंट रूल, ठीक है, जिससे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे है हमारे पास आई कैप, यहाँ पे है जे कैप और यहाँ पे है के कैप। तो आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का -1 क्योंकि ए वेक्टर का, और के कैप का 2। और इसी तरह से बी वेक्टर में आई कैप का 3, -7 और 1। ठीक है भाई, तो अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्लस आई कैप लिखते हैं, ठीक है, और आई कैप को टेररिस्ट बना देते हैं, गोलियां चलवाते हैं। जो जो मर रहा है, मारना आगे पीछे ऊपर नीचे वालों को ही है, ठीक है। आपने टेढ़े मेढ़े होके गोलियां नहीं चलानी, कहीं बिल्कुल ही रजनीकांत बन जाओ आप लोग, ठीक है। तो आई कैप और अंदर बचता है बाकी कौन, -1, 2 और -7 और 1, ठीक है। और उसके बाद माइनस जे कैप, अंदर बचता है कौन, ऊपर नीचे आगे पीछे गोलियां चलवा दो, 1 1 3 2 1, और प्लस के कैप, आगे पीछे ऊपर नीचे गोलियां चलवा दो इससे, तो 1 -1 और 3 और -7। सॉल्व कर लीजिए और देखिए रिजल्ट क्या बन रहा है। आई कैप इनकी प्रोडक्ट, जो मैं एरो लगा रहा हूं उनकी प्रोडक्ट लो, और बाकी जो बचा है उनकी प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करो उसमें से। तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 जा 14, माइनस जे कैप 1 1 1 -3 2 जा 6, प्लस के कैप इंटू -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 1। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास 13 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप और -4 के कैप। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए बच्चा लोग, कि यहाँ पे जो आंसर आएंगे वो हमेशा वेक्टर आएंगे, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहा गया। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा क्या कहा गया, वेक्टर प्रोडक्ट कहा गया। अब अगर मैं आपके सामने एक ऐसी ही बात करूं, मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। मान लीजिए ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, मान लिया आपने, ठीक है, और ये आपका सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और आप इसका रेडियस और लीनियर वेलोसिटी आप ऐसे मान सकते हैं, ये हो गया रेडियस। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लीनियर वेलोसिटी चेक करनी है तो आप टेंजेंट ड्रॉप करते हो ना उस पॉइंट पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। और यहां से लेकर यहां तक, मान लो यहां तक आया वो, ठीक है, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। आपको पता है ना सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती है। यहाँ पे ये है डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे ये, और इनके बीच एंगल आप मान लो थीटा। पोजीशन हो गई P से लेकर Q तक, टाइम यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 था, मान लीजिए यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू t होगा, ठीक है ना बच्चा। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगल बना है थीटा और टाइम लगा है t, दिस शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, लीनियर वेलोसिटी तो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है आपका, P से लेकर Q, और P से लेकर Q तक आई थिंक सीधा रास्ता नहीं है, तो कैसा है, आर्क लाइक है। तो PQ आर्क हुआ और टाइम आपके पास T हुआ, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है जी, एंगल इज इक्वल टू होता है भाई आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पे एंगल कितना है आपके पास, एंगल है आपके पास थीटा, आर्क है आपके पास PQ, और रेडियस आपने ले रखा है मान लीजिए R। तो PQ आर्क की वैल्यू कितनी हुई, PQ आर्क की वैल्यू हुई R इंटू थीटा। यहाँ वैल्यू रखिए आप, PQ आर्क हुआ R इंटू थीटा डिवाइड बाई T।
अब थीटा बाई टी किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है, तो v लीनियर वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू r थीटा बाई टी ओमेगा के इक्वल है, तो v इज इक्वल टू क्या बना, r ओमेगा। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर लूं कि आप लोग मेरे को ये बताओ कि सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप क्या आंसर करोगे, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो r और ओमेगा की वेक्टर प्रोडक्ट ही आपको लेनी पड़ेगी, स्केलर प्रोडक्ट तो नहीं ले सकते, तो v वेक्टर क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, वो वेक्टर कब बनेगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा। अगर मैं यहाँ पे r डॉट ओमेगा लिख दूं तो वेलोसिटी क्या बन जाती है, एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड ओमेगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई है सभी बच्चों को। इसी बात के साथ आज हम अपना लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू जितने भी बच्चे जुड़े हैं यहाँ पे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा हम कुछ एक लॉज लेके आएंगे जो उन पे बेस आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।